हेलो एवरीवन। जैसे कि पहला वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन था जो कि हमारी प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। तो ये अभी दूसरा वीडियो है जिसमें हम पहले वीडियो में हमारी बात हुई थी जिसमें हम इंटरनल 1, इंटरनल 2 और इंटरनल 3 की वीडियो में प्लेलिस्ट में हम बनाएंगे, जिसमें इंटरनल 1 को हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि आज पहला पार्ट डिस्कस होगा। पार्ट भी अगली वीडियो में होगा जो कि आ जाएगी। तो अब हम फोकस करते हैं। आज हम इंटरनल 1 के असेसमेंट का सोल्यूशन रिव्यू करेंगे। हम स्पेशली फोकस करेंगे पार्ट ए पर। तो मैं आपको अपने क्वेश्चन पेपर पर ले चलता हूँ। ये है अपना क्वेश्चन पेपर, जिसमें ये हमारा पार्ट ए है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देख लीजिए अपना, ये अपना पार्ट ए है जिसमें 4 क्वेश्चन है। देख लीजिए आप। पार्ट ए अपना स्टैटिस्टिकल कैरेक्टराइजेशन पर फोकस करेंगे हम। इस सेशन में हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एफिशिएंट कंप्यूटेशन, एल्गोरिदम, आउटलायर डिटेक्शन एंड बाइवेरिएट एनालिसिस को कवर करेंगे। तो ठीक है, अब चलते हैं अपनी स्लाइड पे। ठीक है, अपने पीडीएफ है। तो ये मेरा पीडीएफ है जिसपे मैं अपना को सोल्यूशन जो पार्ट ए है उसको डिस्कस करेंगे। हम कवर करेंगे पूरा पार्ट ए। तो ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, अरे हो गया, ठीक है। तो ये अपना सेकंड है जिसमें मेजर और डिस्पर्शन देख सकते हो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेजर और डिस्पर्शन, जिसके अंदर एक स्टैंडर्ड डेविएशन, इंटरक्वार्टाइल रेंज और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिखेगा। जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें मेजर द टिपिकल डिस्टेंस ऑफ डेटा पॉइंट फ्रॉम द मीन, हाई नोट हाईली सेंसिटिव टू आउटलेयर। ठीक है, एक ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें सबसे पहले जो है अपना मेजर और डिस्पर्शन एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने 3 स्पेसिफिक मैट्रिसेस डिस्कस किए थे। तो ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला है अपना, फर्स्ट वाला जो अपना है स्टैंडर्ड डेविएशन है ना। तो ये जो भी मैं लिखा है इसका मैं बताता हूँ। ये मीन से डेटा पॉइंट का टिपिकल डिस्टेंस मेजर करता है। नोट कीजिए कि आउटलायर से हाईली सेंसिटिव होता है। ठीक है, ये हाईली सेंसिटिव होता है आउटलायर से हाईली सेंसिटिव होता है। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना इंटर क्वार्टाइल रेंज है। ये अपना इंटर क्वार्टाइल रेंज है। ये इंटर जिसमें रिप्रेजेंट द स्प्रेड ऑफ द मिडिल 50% ऑफ डेटा। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 1, जो कि नोट रोबस्ट अगेंस्ट आउटलायर। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये डेटा का मिडिल 50% स्प्रेड को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 से 1। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आउटलायर्स के अगेंस्ट रोबस्ट होता है। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अ यूनिटलेस रिलेटिव मेजर ऑफ स्प्रेड कैलकुलेटेड एज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, नॉट यूजफुल फॉर कंपेयरिंग डेटा सेट विद डिफरेंट यूनिट। तो ठीक है, इसलिए इसका मतलब है इट इज़ अ फाइनल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये एक यूनिटलेस रिलेटिव मेजर यूनिटिव रिलेटिव मेजर है, एंड जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन करके कैलकुलेट होता है जब हमें अलग अलग यूनिट वाला डेटा सेट को कंपेयर करना हो। तो ये बहुत यूज़फुल होता है। हम्म, हम अब आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड से थोड़ा, हाँ अपना सही, ठीक है। अभी अपना आ गया एफिशिएंट कंप्यूटेशन आ गया है। डिस्कसिंग बिग डेटा एल्गोरिथम। जब हम लार्ज स्टूडेंट डेटा सेट के साथ डील करते हैं तो सारे डेटा मेमोरी में लोड करने पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम एफिशिएंट कंप्यूटेशन एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। तो आपको पता होगा हम इसलिए यूज़ करते हैं। हमें 2 मेन अप्रोचेस डिस्कस किए हैं जो सिंगल पास वेलफोर्ड और पैरेलल मैप रिड्यूस। तो अब एक बार पढ़ लेता हूँ मैं ये। फॉर लार्ज स्टूडेंट डेटाबेसेस वी यूज स्केलेबल एल्गोरिथम टू अवॉइड लोडिंग ऑल डेटा इनटू मेमोरी। तो सिंगल पास वेलफोर्ड अपडेट मीन वेरिएंस इंक्रीमेंटली ओ एन ऑन टाइम ओ एन मेमोरी पैरेलल मैप रिड्यूस सिंगल विद डेटा एंड चंक्स कंप्यूट पार्सल सम लोकली देन मर्ज ग्लोबली। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ सिंगल पास वेलफोर्ड एल्गोरिथम। ये मीन और वेरिएंस को इंक्रीमेंटली अपडेट करता है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 0,0 है और ये कांस्टेंट 0,1 मेमोरी यूज़ करता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं पैरेलल मैप रिड्यूस। स्प्लिट जो अपना ये डाटा को चंक्स में स्प्लिट करता है, लोकली पार्शियल सम कंप्यूट करता है और फिर फाइनल रिजल्ट के लिए उन्हें ग्लोबली मर्ज करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम।
ये आगे आ गया फैकल्टी मॉनिटरिंग इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा ट्रांसिशनिंग टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब प्रैक्टिकल डेटा एनालिसिस पर आते हैं, फैकल्टी मॉनिटरिंग इफेक्टिवनेस डाटा सेट के लिए हमने सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट की है। जो भी ये सब कैलकुलेट मीन मीडियम मोड आया है, जो भी मीन निकला है अपना 30.35, जो कि है अपना सम है 739/9 का 26, तो ये भी मीन आया है अपना। फिर जो अपना ये मीडियन है, मीडियन आप देख सकते हो, मीडियन था 27.5, जो कि 13 और 14 वैल्यू का एवरेज है, ठीक है। अब ये मोड है अपना 25, 35, 25 और 35 पर डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं। हाँ, इंटरेस्टिंगली मोड में हमें एक बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन मिला, जो कि जिसका पिक 25 और 35 पर था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये आया है अपना आउटलायर डिटेक्शन एनालिसिस। कैलकुलेशन स्टेप समझेंगे अब, चलो ठीक है। नेक्स्ट हमें अब समरी को स्टैटिस्टिक्स यूज़ करके आउटलायर डिटेक्शन एनालाइज किया, ठीक है। ये तो अपन ने किया ही था एनालिसिस। आई क्यू रूल लगाया है अपन ने, ठीक है। हमने आई क्यू रूल लगाया है, जो कि आप देख रहे हो, ये आई क्यू रूल है अपना, जो अपन ने कैलकुलेट जितना भी कैलकुलेशन ये सब हुआ है। तो कैलकुलेट 3 क्वेश्चन से 1 क्वेश्चन, तो 14 आया है। ये अपर फैंस है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 प्लस 1.5 इंटू 114, जो कि अपर फैंस अपना ये इसको ऐड करेंगे 56 आया है, तो ठीक है। तो अब एट द एंड कंक्लूजन इसका ये है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू 70, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू 70 है, और 70 की वैल्यू, 70 जो वैल्यू है 56 से बड़ी है, इसलिए 70 एक आउटलेयर है, आउटलेयर नहीं, सॉरी, आउटलायर है 70 से आउटलायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ग्रुप डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में हम आते हैं, जिसमें आपको टेबल में एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम ग्रुप डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पर नज़र डालते हैं। यह हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल है, ये फ्रीक्वेंसी आप टेबल देख सकते हो, फ्रीक्वेंसी अपने पास टेबल है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि फ्रीक्वेंसी, अब ये टेबल ये अपनी है फ्रीक्वेंसी टेबल, जिसमें टोटल सैंपल साइज n 3194 है, 3194, ये देखो, ये 3194 है। मीडियन पोजीशन ढूंढने के लिए n/2, मीडियन पोजीशन n/2, ये देखो n/2 करते हैं, जो आता है 1597। अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF कॉलम देखें, है ना, तो कॉलम देखें जिसमें 21 से 50 तक स्कोर रेंज में फॉल करती है, जो हमारी मीडियन क्लास बन जाती है, ठीक है। समझ गए होंगे आप। तो हम आगे बढ़ते हैं ग्रुप मीडियन कैलकुलेशन, ठीक है। ग्रुप मीडियन कैलकुलेशन में बढ़ते, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला एप्लीके जो है डिटेल में दिख रहा होगा आपको। प्रिसाइज मीडियन वैल्यू निकालने के लिए हमने इंटरपोलेशन फार्मूला अप्लाई किया है, ये है ना। हमारी लोअर बाउंड्री जो कि इज इक्वल टू 20.5, CF प्रिसीडिंग CF इज 950, फ्रिक्वेंसी ऑफ 1500, एच क्लास विथ 29, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन में वैल्यू पुट करने पर, ये जो भी हमने वैल्यू पुट करी इक्वेशन पे, इसका फाइनल रिजल्ट आया है 33.43, तो ठीक है, या इसका फाइनल रिजल्ट आया है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ये अपना है बाय वेरिएट एनालिसिस डेटा कंपेरिजन पर करे। फाइनली हम बाय आए जहाँ हमने एज देखो, जो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, एज वेरिएबल एक्स इज प्रोडक्ट वेरिएबल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, जो भी आपको दिख रहा है ना। तो इसका ये है, एज वेरिएबल एक्स है अपना, और वाई वेरिएबल प्रोडक्टिविटी है, के बीच के रिलेशनशिप दिखा। जैसे कि टेबल जो अपना टेबल देखते हैं, टेबल अपन ने देखा, जिसमें मीन अपना जो है 46.44 है, 46.44 है, जबकि मीन प्रोडक्टिविटी सॉरी जबकि मीन प्रोडक्टिविटी 51.0 है। हमने दोनों वेरिएबल को स्टैंडर्ड डेविएशन और IQR भी कैलकुलेट किया, जो कि स्प्लिट समझाने के लिए, वो भी स्प्लिट समझाने के लिए हमने उसको कैलकुलेट किया।
तो हम अब आगे बढ़ते हैं कोरिलेशन फाइंडिंग, जो कि विजुलाइजेशन और स्टेट इंटरप्रेट करे। ये रहा उस रिलेशनशिप का विजुलाइजेशन जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। विजुलाइजेशन जो भी देख रहे हो आप क्लियर क्वालिटी में है तो ठीक है। अब पियर्सन कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन एज एन एज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी टेंड टू इंक्रीज। इसका है 0.8176 और रिग्रेशन आर स्क्वायर 0.6685, अप्रोक्स 67% ऑफ द वेरिएबल इन प्रोडक्टिविटी इज एक्सप्लेन बाय एज। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ। पियर्सन कोरिलेशन, हमें वैल्यू मिली 0.8176 है ना, तो ये इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब जैसे एज बढ़ती है तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है होगी ना, तो होती होगी या होती है, बताओ। रिग्रेशन आर स्क्वायर, हमारी आर स्क्वायर वैल्यू 0.6685 है। इसका मतलब है कि प्रोडक्टिविटी में अप्रोच 67% वेरिएबिलिटी एज से एक्सप्लेन होती है। लेफ्ट साइड आप पर स्कैटर प्लॉट इन पॉजिटिव ट्रेंड को और क्लियर करते हैं, देख सकते हो। हम अब आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा रेफरेंस और ये सब है, जो कि कुछ मतलब का नहीं, मेरे और रेफरेंस, ठीक है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये सब चीज़ें। ठीक है, फिर दैट्स ऑल। अभी के लिए हमने पार्ट ए डिस्कस कर लिया है। अब इसके साथ हम क्लोज करते हैं वीडियो। पार्ट ए हमारा पूरा डिस्कस कर चुका हूँ मैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये रेफरेंस जो डेटा स्ट्रीम और विजुलाइजेशन के लिए यूज़ किया गया है, ये रेफरेंस है ना, जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा और स्ट्रीम और विजुलाइजेशन के लिए यूज़ किया गया है। तो इसका पार्ट ए का रिव्यू, तो इसलिए इसके के साथ हमारा पार्ट ए का रिव्यू ख़त्म होता है। तो थैंक यू। अगला पार्ट होगा पार्ट बी के लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है।